नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फरवरी 2026 के करंट अफेयर एमसीक्यू का वीडियो प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यू किसी भी किताब और कहीं से भी नहीं लिए गए हैं। 100% हमारे चैनल पर जो करंट अपलोड होता है उसी का एमसीक्यू फॉर्मेट होगा ये। तो न्यूज़पेपर के करंट से जो मैंने एनालिसिस करवाया था करंट अफेयर का, उसमें हमने देखा था कि न्यूज़पेपर से मैक्सिमम करंट अफेयर सवाल पूछे जाते हैं और उसी का यह एमसीक्यू वीडियो होगा। जनवरी 2026 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जाकर के भी देख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने पूरा करवाया हुआ है। फरवरी 2026 का है ये, इसलिए इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे के भी सवाल होंगे, तो कृपया ध्यानपूर्वक सभी सवालों को देखिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो होगा ये और 3 भाग में यह वीडियो आ सकता है। पहला सवाल है कि केंद्रीय बजट 26-27 केंद्रीय बजट है। प्रति 100 रुपये में सबसे बड़ा हिस्सा किस मद से आता है, यानी कि सरकार की जो आमदनी होती है, तो 100 रुपये की अगर आमदनी होती है तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकार को कहाँ से प्राप्त होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पहला है जीएसटी, फिर आयकर, फिर है उधार व देयताएँ, फिर है कॉरपोरेट टैक्स। किससे सरकार को सबसे अधिक पैसे प्राप्त होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उधार व देयताएँ जो हैं, इससे सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है सरकार को, और बिल्कुल सही दिया हुआ है इसका आंकड़ा, 24 पैसे ही प्राप्त होते हैं। ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा, आंकड़े वाले सवाल हैं इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 71 बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में आंकड़ों पर आधारित सवाल ने कई सारे बच्चों को परेशान किया। आते हुए सवाल भी कई सारे बच्चों के गलत हो गए, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा इसका। बजट 26-27 में सबसे बड़ा हिस्सा उधार व देयताओं से आता है। 100 रुपये में से 24 रुपये जो हैं वो इसी मद से आएगा। 100 पैसे में से 24 पैसे इसी मद में से आएगा। आयकर में से 21 पैसे, कॉरपोरेट टैक्स से 18 पैसे और जीएसटी से 15 पैसे आते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उधार व देयताएँ, बोरिंग्स जो होते हैं उससे 24 पैसे प्राप्त होते हैं। क्रम में याद रखिएगा कितने पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्योंकि सवाल में क्रम में लगाने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 26-27 में कुल व्यय कितना है और यह पिछले वर्ष से कितना अधिक है, ये सवाल पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इन बजट 2026-27 एंड बाय हाउ मच इट इज़ हायर देन द प्रीवियस ईयर, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53.47 लाख करोड़, 43 लाख करोड़, 60 लाख करोड़, 48 लाख करोड़। कितना ज़्यादा है पिछली बार से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और टोटल मद कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 53.47 लाख करोड़ रुपया है। 53.47 लाख करोड़ है, ये आंकड़ा पूरा ही याद रखिएगा। और 7.7% पिछले साल से यह ज़्यादा है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। बजट 26-27 में कुल व्यय 53.47 लाख करोड़ का है। व्यय है ये, एक्सपेंडिचर है ये बंधुओं। पिछले वर्ष की तुलना में यह 7.7% अधिक है। इसमें राजस्व व्यय 41.25 लाख करोड़ रुपए है और पूंजीगत व्यय, कैपिटल जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो 12.22 लाख करोड़ रुपए है। इसे अवश्य ही ध्यान रखें इस आंकड़े को भी, कि राजस्व व्यय कितना है और उसके अलावा कैपिटल व्यय जो है वो कितना है। ये दोनों आपसे अलग अलग सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं। बजट 26-27 में सबसे अधिक आवंटन किस मंत्रालय को मिला है? रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। मंत्रालय के वाइज है यह योजनाओं के हिसाब से नहीं है, यह आपका विभाग के हिसाब से नहीं है, मंत्रालय के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा जो है वो वित्त मंत्रालय को ही फंडिंग मिलती है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं देश में। 26-27 वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक 19.72 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। मुख्यतः ब्याज भुगतान, सब्सिडी और राज्यों को ट्रांसफ़र के लिए यह पैसा दिया गया है। वहीं पर डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो 7.85 लाख करोड़ है और रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो 2.78 लाख करोड़ है। पहले क्या होता था कि रेल बजट जो है वो आम बजट से अलग होकर के आता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में ही रेल बजट को आम बजट के साथ में विलय कर दिया गया। पहले यह अलग अलग होकर के आता था, आज़ादी के बाद से पिछले कुछ वर्ष पहले तक यह अलग ही आता था।
नेक्स्ट सवाल है कि बजट 26-27 में राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य क्या रखा गया है। व्हाट इज़ द फिजिकल डिफिसिट टारगेट इन बजट 2026-27। अब इस सवाल को ज़रा हल कीजिए ध्यानपूर्वक। आंकड़े पर आधारित सवाल है। जीडीपी का 3.5%, जीडीपी का 5.1%, जीडीपी का 6%, जीडीपी का 4.3%। इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको FRBM एक्ट भी याद होगा तो भी आप इसको हल कर ले जाएंगे आसानी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं। चौथे का आंसर हो जाएगा डी। 4.3% ऑफ जीडीपी का हमने लक्ष्य रखा हुआ है डेफिसिट का। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.3% पर रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 17.2 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये भी आप आंकड़ा याद रखेंगे। यह सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम में डायरेक्ट ही। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट की सटीक परिभाषा क्या है। एक छोटा सा बिना आंकड़ा के बजट से आधारित सवाल दिया गया है कि प्राथमिक घाटा जिसको प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है उसको कैसे निकालते हैं हम लोग। तो फिस्कल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाते हैं क्या। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को घटाते हैं क्या। रेवेन्यू डेफिसिट में से कैपिटल ग्रांट्स को घटाते हैं क्या। ये माइनस का साइन है बंधुओं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को घटाते हैं क्या। इसका मतलब क्या हो जाएगा। प्राइमरी डिफिसिट का क्या तात्पर्य होगा ये आपसे पूछा गया है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। राजकोषीय घाटा में से जब हम लोग ब्याज भुगतान को घटा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं, तो उसमें से हमारा प्राइमरी डेफिसिट जो है वो निकल करके आ जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यह दर्शाता है कि वर्तमान वर्ष में सरकार पुराने कर्ज के ब्याज को छोड़ करके कितना नया उधार ले रही है। पिछले साल के ब्याज को छोड़ करके कितना नया उधार ले रही है, यही चीज़ दर्शाता है प्राइमरी डेफिसिट। इसलिए इसको निकालने के लिए राजकोषीय घाटा में से जो हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको अगर हम हटा देंगे तब जो अमाउंट हमारे पास बचेगा उसको प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ क्योंकि वीडियो शुरू ही हुआ है। हर सवाल का आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है, आप खाना खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उस समय वीडियोज़ देखते हैं कई सारे स्टूडेंट। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अटेंशन चाहिए होता है। इसलिए हर सवाल का जब आप आंसर निकालना शुरू करेंगे ना तो आपका अटेंशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑनलाइन में अटेंशन की ही कमी होती, इसी कारण से आप यहाँ पर देख तो लेते हैं, आपको लगता है हाँ पढ़ भी लिया MCQ, लेकिन एक्चुअल में जब आपके सामने आता है पेपर पर, हार्ड पेपर पर, तो वहाँ पर आप गलती कराते हैं क्योंकि अटेंशन की कमी होती है। इसलिए हर सवाल का आंसर निकालेंगे तो सही रहेगा जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। रिवीजन भी कर लीजिएगा इसका एक बार। बजट 26-27 में रेलवे को पूंजीगत व्यय में कितना आवंटन मिला है। पूंजीगत व्यय में पूछा जा रहा है हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन डिड रेलवे गेट इन बजट 2026-27। छठे का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर निकाला होगा आपने। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, वीडियो पॉज करके निकाल लीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2.78 लाख करोड़ जो है यह मिला है पूंजीगत व्यय के लिए, जो ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर है। परिवहन क्षेत्र को कुल 5.98 लाख करोड़ का बजट मिला है। यानी कि बजट से जुड़े हर छोटे से बड़े सवाल हम लोग हल करेंगे। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की परिभाषा क्या है। अभी हमने देखा प्राइमरी डेफिसिट कि भाई राजस्व जितना घाटा हुआ है उसमें से जितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसको माइनस कर देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान जो दिया गया है, पूंजीगत प्राप्तियां माइनस पूंजीगत व्यय। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने उत्तर निकाला होगा। उत्तर ज़रूर निकालिएगा भाइयों बहनों। रिक्वेस्ट मैं इतनी बार इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझें प्रोसेस को। तो राजस्व घाटा में से पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जाता है, जब हम उसको घटा देते हैं तो हमें मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस
पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए दिया गया अनुदान या राजस्व घाटे का वह हिस्सा है जो गैर उत्पादक खर्च होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 किसने तैयार किया और यह कौन सा संस्करण है? बिहार जो बजट आया है उसके द्वारा उसके बारे में यह सवाल पूछा गया, आर्थिक सर्वेक्षण बजट। तो नीति आयोग तो कर नहीं सकता, बिहार सरकार का वित्त विभाग और 25वां संस्करण है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और 20वां संस्करण है। आरबीआई ने जारी किया और 15वां संस्करण है। तो होगा तो बी और सी में से ही कोई। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया है और यह 20वां संस्करण है। इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 24-25 से बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर क्या था और भारत की जीडीपी से कितना अधिक था, यह पूछा जा रहा है। 2024-25 के लिए 6.5% बराबर रहा है, 10% भारत से 3.5% अधिक रहा। सवाल के दो हिस्से हैं, कितना था वृद्धि दर और जीडीपी से कितना अधिक था ये पूछा जा रहा है। 5.5% भारत से कम रहा है ग्रोथ रेट, 8.6% भारत के 6.5% से 2.5% अधिक रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा डी। 8.6% रहा। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार से बिहार की जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी में एस लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? स्टेट का हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर 8.6% थी, जबकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% थी, यानी कि बिहार की वृद्धि दर भारत से 2.1% ज़्यादा थी। तो इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 24-25 में बिहार में 20-21 की तुलना में सेकेंडरी सेक्टर का जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में योगदान कितना बदला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जीडीपी का ही दूसरा स्वरूप मान लीजिए। जब हम लोग वैल्यू एडिशन वाले मेथड से निकालते हैं तो उसको हम लोग जीवीए कह देते हैं, ठीक है। तो एस जोड़ दिया तो स्टेट का हो गया। क्या पूछा जा रहा है? सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना बदला है 24-25 में, किसके तुलना में? 20-21 की तुलना में। यह बिहार इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ओके, जरा इसको हल कीजिएगा। 21.1% से बढ़ करके 26.8%, 30 से 21 हो गया है, 15 से 20 हो गया है, अपरिवर्तित रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात 21.1% था सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जीएसवीए की तुलना में। अगर हम लोग देखेंगे तो 25-26 में यह बढ़ करके 26.8% हो गया है। 24-25 में बढ़ करके 26.8% हो गया है। अप्रॉक्स 5% का ग्रोथ रेट है, इसे भी याद रखिएगा। अप्रॉक्स 5% का डिफरेंस है, ग्रोथ रेट नहीं, डिफरेंस है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर हो गया। जो भी कुछ हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो अगर हम बेच रहे तो प्राइमरी सेक्टर होता है। जैसे क्या हो गया बंधुओं? जैसे एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा खनिज संसाधन का जो सेक्टर होता है वो इसी में आते हैं, तो इसको कहा जाता है प्राइमरी। और जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट मिला, आलू जो मिला, उस आलू का चिप्स अगर आप बना रहे हैं तो यह सेकेंडरी सेक्टर आ गया। यानी कि इस सेक्टर को कहा जाता है विनिर्माण का सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुख्य रूप से कहा जाता है। खनिज संसाधन से अगर हम लोहा, स्टील इत्यादि बनाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? ये सब के सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अब इसी चिप्स को बेचने के लिए जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं यह सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर इसको कहा जाता है। लोहा जो हमने लिया, अब लोहा के बेचने के लिए ऑनलाइन हम वेबसाइट बना रहे हैं या हमने सीए इत्यादि को हायर किया है। वैसे तो 4th, 5th, 6th में भी आते प्रोफेशनल्स, लेकिन मुख्य रूप से थर्ड सेक्टर हम लोग इसको मान लेते हैं, सेवा सेक्टर इसको हम लोग मान लेते हैं। पटना मेट्रो परियोजना की स्वीकृत लागत और कुल लंबाई कितनी है? छोटा सा सवाल। कई सारे लोगों ने तो मुझे बोला पटना मेट्रो शायद रुक गया है, कुछ दिन चलाया उन्होंने चुनाव के कारण, फिर उसको रोक दिया है। जो भी सच्चाई हो मुझे बताइएगा। पटना मेट्रो परियोजना की स्वीकृत लागत और कुल लंबाई कितनी है? छोटा सा सवाल है,
आई होप आप सभी लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाइयों बहनों? इसका आंसर हो जाएगा बी, 13,365.77 करोड़ और 32.5 किलोमीटर का मात्र इसकी लंबाई रखी गई। इस लंबाई के हिसाब से आपको नहीं लग रहा कि कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है ना? जो भी है अब बन जाए, लोगों के लिए थोड़ा सा सहूलियत हो। पटना मेट्रो परियोजना की स्वीकृत लागत 13,365.77 करोड़ रुपए है। कुल लंबाई 32.5 किलोमीटर, 2 गलियारे भी हैं इसमें, जिसमें एलिवेटेड और भूमिगत दोनों सेक्शन को शामिल किया गया है। इसे अवश्य ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में अमेरिका ने भारतीय आयात पर कुल प्रभावी शुल्क को कितने से घटा करके कितना किया है? यह जो है क्या उसको कहा जाता है कि एक हमने छोटा सा डील जो फाइनलाइज नहीं हुआ था उसे तो साइन कर ही लिया था। अभी हमारे डेलीगेशन गए हैं अमेरिका, जो वहाँ पर ट्रेड डील को साइन करके आएंगे। तो जो प्रथम दृष्टया ट्रेड डील आया था फरवरी में, उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा, 50% था, उसको कम करके 18% पर हमने प्राप्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत अमेरिका समझौते अमेरिका ने भारतीय आयात पर प्रभावी शुल्क को उच्चतम सीमा, जिसे 25% पारस्परिक प्लस 25% दंडात्मक था, 50% से घटा करके 18% कर दिया है। मिशन 500 हाल ही में चर्चा, भारत अमेरिका संबंध में चर्चा में रहा। क्या है यह मिशन 500 क्या है भाई? आप समझ सकते हैं क्या है। जब ट्रेड डील की बात हो रही तो आसानी से समझ सकते हैं। $500 बिलियन रक्षा खरीद, 500 भारतीय कंपनियों का अमेरिका में निवेश, 2030 तक व्यापार को 500 बिलियन तक बढ़ाने की पहल, 500 AI कंपनियों की साझेदारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक अमेरिकी डील के अकॉर्डिंग $500 बिलियन तक का हमें व्यापार को ले जाना है। उसमें मुख्य रूप से भारत खरीदेगा, भारत एयरप्लेन के पार्ट से लेकर के अलग अलग चीज़ें वहाँ से खरीदेगा, ऐसा इस डील में कहा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार में भारत को फाइनेंशियल 25 में कितना अधिशेष प्राप्त हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चूँकि भारत और अमेरिका का व्यापार अगर हम लोग देखेंगे, इंडिया हो गया और यह अमेरिका हो गया, तो भारत के पक्ष में यह झुका हुआ है। भारत को ट्रेड सरप्लस हासिल है, जबकि अमेरिका का नुकसान होता है। यानी कि हम अमेरिका को बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं। इसी के कारण से अमेरिका ने हम पर बहुत भारी भरकम टैक्स लगा दिए, रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह लगा दिए, जिसके कारण से हमें ट्रेड डील वगैरह साइन करना पड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 40.82 बिलियन का हमें मुनाफा होता है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 132 बिलियन तक पहुंचा। भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में 40.82 बिलियन का अधिशेष प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हुई। न्यू स्टार्ट संधि, यह संधि था, किसके किसके बीच में था? ये भी आपको याद नहीं होगा, मैंने पढ़ाया था। इस संधि के तहत तैनात परमाणु वॉरहेड की सीमा क्या थी? तो दरअसल में कोल्ड वॉर के समय अविश्वास की बहाली के लिए, अविश्वास को कम करने के लिए यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक संधि किया गया था, जिसको कहा जाता है न्यू स्टार्ट, जिसके तहत में यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के देश पर एक विमान को उड़ाएंगे और विमान देखेगा कि क्या क्या इन्होंने नया डेवलपमेंट किया है, कहीं यह बहुत बड़े बड़े स्तर के हथियार तो नहीं बना रहे हैं। इससे ट्रस्ट की बहाली होती रहती थी एक दूसरे देशों के बीच में। लेकिन धीरे धीरे करके ये संधि कमज़ोर होता गया और अब इस संधि को दोनों ने ही ख़त्म कर दिया है। इससे माना जा रहा है कि अविश्वास और बढ़ेगा अमेरिका और रूस के बीच में। खैर देखिए, यह सवाल क्या पूछा जा रहा है, कितने परमाणु वॉरहेड के सीमा तय की गई थी इसके तहत में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1550 परमाणु हेड की सीमा तय की गई थी वॉरहेड की। न्यू स्टार्ट संधि के तहत अमेरिका और रूस के तैनात परमाणु वॉरहेड 1550 तक सीमित थे। इसमें सालाना 18 ऑन साइट निरीक्षण भी शामिल था, जिसमें एक दूसरे देश में जा कर के ऑन साइट जा कर के निरीक्षण करते थे कि कितना किसके पास में है, जिससे ये होता था कि भाई ट्रस्ट जो है वो इतना कमज़ोर ना हो जाए कि एक दूसरे के साथ परमाणु युद्ध कर बैठें। न्यू स्टार्ट संधि कब हस्ताक्षरित हुई और कब लागू हुई? छोटा सा सवाल पूछा जा रहा है आपसे।
दरअसल में बार बार यह हस्ताक्षर किया गया है, समय समय पर बदला गया है। कोल्ड स्टार्ट था, न्यू स्टार्ट है, अलग अलग संधियां साइन हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 2010 में हस्ताक्षरित, 2011 में यह लागू हुआ। पहले से जो संधियां चली आ रही थी उसी को विस्तारित किया गया था तो 2010-11 में, लेकिन अब इसका फिर से विस्तार होना तय था, लेकिन इन्होंने विस्तार नहीं किया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2026 तक ले बढ़ाया गया था, अब 5 फरवरी 2026 को यह समाप्त हो गया। इसके बाद नई संधि के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। MAD म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन अवधारणा क्या है जो न्यू स्टार्ट से जुड़ी हुई है? MAD कॉन्सेप्ट क्या है? जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी से जुड़ा हुआ था। दोनों पक्ष का एक साथ आर्थिक विकास, दोनों देशों में सैनिकों की तैनाती व प्रतिबंध, परमाणु युद्ध में दोनों पक्षों के विनाश की गारंटी, परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन। क्या है MAD? मैड कहा जाता है इसको, मैड, पागल। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि हम आपको क्षति की पूरी गारंटी देते हैं हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। परमाणु युद्ध में दोनों पक्षों के विनाश की गारंटी वाला यह संधि था। MAD वह अवधारणा है जिसमें परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों पक्षों के विनाश की गारंटी होती है, जिससे पहले हमले की संभावना कम होती है। न्यू स्टार्ट इसी पर आधारित था कि अगर आपके पास एटम बॉम्ब है तो हमारे पास भी है, इसलिए दोनों देश समझते हैं कि अगर हम यूज करेंगे तो वो भी हम पर यूज कर सकता है, इसलिए एक दूसरे पर वो परमाणु वॉर नहीं करते। तो परमाणु वॉर दरअसल में इससे रुकता है, न कि बढ़ता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। SC/ST प्रिवेंशन एक्ट अधिनियम 1989 कुछ दिन पहले चर्चा में था। मुआवजा किन 3 चरणों में मिलता है? इसके तहत जो विक्टिम होते हैं SC/ST एक्ट के तहत में, कुछ दिन पहले इसलिए चर्चा में था क्योंकि कई सारे लोगों के ऊपर में ये एक्ट जो है वो दुर्भावना से लगाए गए थे, जिससे कारण से यह चर्चा में था और हमने इसका अध्ययन भी डिटेल में किया था। और इसके साथ में हमने ये भी अध्ययन किया था UGC एक्ट जो लाया गया था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाता है विक्टिम को। तो 3 चरणों मुआवजा मिलता है, कितना कितना % किस चरण में मिलता है, ये आपसे छोटा सा सवाल पूछा गया है। यह अधिनियम 1989 में लाया गया था। इसके तहत देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जातिगत और भेदभाव से, सामाजिक भेदभाव से सुरक्षित किया जाता है। हाल के दिनों में इसके दुरुपयोग के मामले हमें बहुत सारे देखने को मिले हैं, इसलिए अक्सर चर्चा में रहता है ये। SC/ST अधिनियम 1989 के तहत किन 3 चरणों मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना कितना मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। FIR दर्ज होने में 25% मुआवजा मिलता है, चार्जशीट दाखिल करने में 50%, और जब दोष सिद्धि हो जाता है तो 25% मुआवजा SC/ST विक्टिम को मिलता है। 6 फरवरी 2026 को RBI MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो दर क्या तय की और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए GDP अनुमान क्या उन्होंने तय किया था? यह छोटा सा सवाल है, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया है ताकि आपको याद रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेपो दर जो है उन्होंने 5.25% पर स्थिर रखा है और GDP का आकलन जो है वो 7.2% रखा है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसीलिए मैंने डाला है। आपको किस किस का याद रखना चाहिए? तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में जो चीज़ें कही जाए, जो आपका वृद्धि, ग्रोथ रेट इत्यादि कहा जाए, इसको याद रखना है। सेकंड, RBI का याद रखना है। थर्ड, आपको सांख्यिकी मंत्रालय का जो आंकड़ा आता है उसे याद रख सकते हैं, और वर्ल्ड बैंक। इन 4 के आंकड़े आप अवश्य याद रखें। जो भी ये प्रेडिक्शन करते हैं GDP इत्यादि के लिए, इनकी नीतियाँ, पॉलिसी, इनके इंडेक्स वगैरह जो भी आते हैं, वो हर चीज़ पर ध्यान रखें। इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाने की गारंटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मलेशिया का। मलेशिया के राष्ट्र प्रमुख की भारत यात्रा हुई थी और इसका अध्ययन किया था हमने डिटेल में। मलेशिया की भूमि सीमा वाले 3 देश कौन कौन से हैं? मलेशिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले पूछा जा रहा है आपसे। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यानपूर्वक याद कीजिए आंख बंद करके मलेशिया का मैप। क्या ब्रुनोई हो सकता है? क्या ब्रुनोई हो भी सकता है। सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया भी हो सकता है क्या? वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम। वियतनाम थोड़ा सा दूर नहीं हो रहा है क्या? सिंगापुर, ब्रुनोई, फिलीपींस के साथ भी सीमा लगता है क्या? तो लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले मलेशिया के साथ में कौन कौन से देश हैं? छोटा सा सवाल है, चर्चा में भी रहा है और आप भूल गए होंगे। तो थाईलैंड,
इंडोनेशिया एंड ब्रुनोई, बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड, इस पर जो है वो ब्रुनोई स्थित है, इसलिए इसके साथ भी सीमाएं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया की भूमि सीमाएं थाईलैंड उत्तर में, इंडोनेशिया बोर्नियो पर, ब्रुनोई के साथ में इसकी सीमा लगता है, सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस के साथ में समुद्री सीमाएं हैं, न कि लैंड बॉर्डर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अवश्य ध्यान में रखें, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत मलेशिया समझौते में यूपीआई और पेनेट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? यूपीआई यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस जो आप और हम यूज करते हैं, पेनेट ये भी है मलेशिया का। इनके लिंकेज का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। सीमा पार डिजिटल लेन देन को आसान बनाने के लिए इसके लिंकेज पर काम किया भारत सरकार ने, और मलेशियाई गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही इस समझौते को साइन किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना हो 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए, डेली मतलब क्लिक करके आंसर निकाला फिर अंत में स्कोर दिख जाए आपको, तो अभी हमसे जुड़ सकते हैं अचीवर ग्रुप में। वहाँ पर डेली प्रैक्टिस होता है। एईडीओ के बाद तो वीक में 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फ़िलहाल में बायोलॉजी मैंने शुरू किया है, तो उससे पहले पॉलिटी ज्योग्राफी हमने कंप्लीट किया, उसके भी सारे टेस्ट मौजूद हैं। अगर आप उसे लगाना चाहें तो उसे भी लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज से बेहतर होता है डेली प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप कर ले जाते हैं और जितने फैक्ट रिवाइज करेंगे उतना बेहतर होता है ये। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसे अवश्य ध्यान में रखिएगा। जुड़ने के लिए मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी। सर्वम एआई ये चर्चा में रहा था। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, तो इसमें सर्वम एआई चर्चा में रहा था, जिसने लाइव रियल टाइम ट्रांसलेशन करके हमें दिखाया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह दिल्ली स्थित कंपनी है, इसे अमेरिका की कंपनी ने फंड किया है, यह भारत का पहला स्वदेशी एलएलएम बना रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका मुख्य उत्पाद केवल इमेज जनरेशन है, मेन प्रोडक्ट इज ओनली इमेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सर्वम एआई बेंगलोर स्थित स्टार्टअप है जो सरकार के इंडिया एआई मिशन, आप मुझे जवाब देंगे क्योंकि मैंने पढ़ाया है, कब शुरू किया गया है इसे? इंडिया एआई मिशन को भारत सरकार ने कब शुरू किया है? भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित कर रहा है, डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जिस मॉडल में आप लोग एआई से संवाद करते हैं ना, आप बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे इसके बारे में बताओ, तो आप अपना ह्यूमन भाषा में बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा मॉडल जो आपके ह्यूमन भाषा को भी समझ के रिप्लाई कर सके, उसी को एलएलएम कहा जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। इसको प्री ट्रेंड किया जाता है बंधुओं। खैर, इस पे आते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इंडिया एआई मिशन कब शुरू किया गया। सर्वम विजन ये इसी का मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी का होता है, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 5, इसी प्रकार से अलग अलग मॉडल होता है। तो सर्वम विजन मॉडल की विशेषता क्या है? यह सर्वम एआई का एक मॉडल है, इसका नाम है सर्वम विजन। यह 3 बिलियन पैरामीटर का विजन लैंग्वेज मॉडल है जो 22 भारतीय भाषाओं कवर करता है। यह केवल टेक्स्ट जनरेशन के लिए है, यह केवल और अंग्रेजी में काम करता है, हिंदी और अंग्रेजी में काम करता है। यह एक गेमिंग एआई है, इट इज़ ए गेमिंग एआई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात सर्वम विजन जो है 3 बिलियन पैरामीटर, यानी कि इतने बड़े स्तर पर इसको ट्रेंड किया गया है। विजन लैंग्वेज मॉडल है जो इमेज कैप्शनिंग, स्क्रीन टेक्स्ट स्कैन करता है, रिकॉग्निशन, चार्ट इंटरप्रिटेशन करता है। 22 आधिकारिक भाषाओं में यह क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को कवर करता है। सबसे उन्नत मॉडल में से एक है, सर्वम विजन नाम है इस मॉडल का, ज़रूर याद रखिएगा। एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़ा हुआ हर छोटा बड़ा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब वो टॉपिक है जिस टॉपिक के कारण बहुत विवाद हुआ। मिनिस्ट्री जो अपना होम मिनिस्ट्री है के नए दिशा निर्देश के अनुसार वंदे मातरम के बारे में क्या अनिवार्य किया गया है? केवल प्रथम 2 छंद का गान करना है, राष्ट्रगान के बाद इसको गाना है, केवल बड़े राष्ट्रीय समारोह में गाना है इसको, सभी 6 छंद राष्ट्रगान से पहले गाना है। आपने गाइडलाइन पढ़ा होगा, मैंने तो बच्चों से आंसर राइटिंग भी करवाया, 71 मेंस जिनका है उनसे भी और 72 वालों से भी करवाऊंगा।
क्योंकि ये दिशा निर्देश जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो अब बताइए मुझे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। गृह मंत्रालय का यह दिशा निर्देश है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी 6 छंद राष्ट्रगान से पहले गाना है। राष्ट्रगान से पहले गाना है। 3 मिनट में इसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है 6 छंद को। 6 छंद शायद आपको याद हो। गृह मंत्रालय दिशा निर्देश जारी किया कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए जाते हैं तो वंदे मातरम के सभी 6 छंदे पहले गाई जाएंगी और सभी सरकारी समारोह, गवर्नर, राष्ट्रपति इत्यादि के समारोह में पहले वंदे मातरम होगा, राष्ट्रीय गीत होगा, उसके बाद से राष्ट्रगान गाया जाएगा। 1946 का बिजोई इमैनुअल बनाम किस प्रकार से संबंधित है। मामला जो है बिजोई इमैनुअल का मामला, यह किससे संबंधित है। इसने राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाया। यह गीत, यदि गीत धार्मिक विश्वासों से टकराता है उसे गाना अनिवार्य नहीं है, यह फैसला इसमें दिया गया था। इसने वंदे मातरम को बैन किया। इसने धर्म आधारित छूट को ख़त्म किया। बिजॉय इमैनुअल का मामला क्या है। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत के साथ ही यह चर्चा में था, इसीलिए हमने इसके बारे में पढ़ा था। बिजॉय इमैनुअल का मामला आई होप आपने सुना भी नहीं होगा। फिर सवाल आते एग्ज़ाम में तो बच्चे बोलते सरप्राइज हो गए हम सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी बंधु, यदि गीत धार्मिक विश्वासों से टकराता है तो उसे गाना अनिवार्य नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 1986 में। लेकिन सरकार ने जब कहा कि यह गीत सभी को गाना है राष्ट्रगान से ठीक पहले, तो इसके कारण से विवाद उत्पन्न हुआ कि भाई ये तो धार्मिक जो हैं, ख़ास तौर से इस्लाम, मुस्लिम जो हैं वो केवल अल्लाह को मानते हैं, मूर्ति पूजा में और किसी चीज़ को विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उनके धार्मिक भावनाओं से यह टकरा रहा था, इसीलिए यह चर्चा में था, मैंने पढ़ाया भी था। पिछले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बारे में सही क्रम क्या है। आपको इस बार का तो पता होगा भारत, लेकिन इससे पहले कहाँ पर हुआ। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। सीक्वेंस ऑफ प्रीवियस एआई सेफ्टी समिट, पेरिस 2023, बेल्चले पार्क 2024, सियोल 2025, बेल्चले पार्क 2023, सियोल 24, पेरिस 25 यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसका आंसर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बेल्चले पार्क 2023, सियोल दक्षिण कोरिया 24 और पेरिस 2025। 26 भारत, 27 जो है यह स्विट्ज़रलैंड में आयोजित होगा। एआई समिट 27 जो है यह स्विट्ज़रलैंड में आयोजित होगा। पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था इसमें भारत आयोजक में शामिल था, पेरिस में फ्रांस के साथ मिल करके। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का क्रम 23 यूके के बेल्चले पार्क में, 24 दक्षिण कोरिया के सियोल में और 25 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। 26 भारत, 27 स्विट्ज़रलैंड। पीएम मोदी ने नए पीएमओ कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ का उद्घाटन किस स्थान पर किया और इसमें क्या शामिल है। छोटा सा सवाल है, सबको पता भी होगा। सेवा तीर्थ नाम रखा गया पीएमओ नया वाला जो बना है। दक्षिण ब्लॉक पुरानी संसद भवन के पास में है। राजपथ पर सिर्फ पीएमओ के लिए बनाया गया। दारा सिकोह रोड पर कर्तव्य भवन 1 और 2 बनाया गया है। ल्यूटेंस दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के पास में। छोटा सवाल है, बस करवा दिया है मैंने। इसका आंसर सी हो जाएगा। दारा सिकोह रोड है, कर्तव्य भवन 1 और 2 वहीं पर यह स्थित है। सेवा तीर्थ इसका नाम दिया गया है। सेवा तीर्थ के उद्घाटन पर जारी स्मारक सिक्के का मूल्य वर्ग क्या था। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। इसका आंसर 500 रुपये। इसका आंसर क्या हो जाएगा। उस दौरान 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। सेवा तीर्थ के उद्घाटन केंद्र सरकार ने ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया। एक तरफ अशोक स्तंभ, दूसरी तरफ सेवा तीर्थ भवन की छवि है और इसे जारी किया गया। 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 की थीम क्या थी। यह कहाँ पर आयोजित हुआ। तो म्यूनिक कहाँ है भाई, तो वहीं पर आयोजित होगा। म्यूनिक किस देश में है ये तो पता होना चाहिए आपको, है ना। और 62वां था तो बहुत पहले इसको शुरू किया गया था। किसने शुरू किया उनका भी नाम हम लोग देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विनाश के अधीन, अंडर डिस्ट्रक्शन। यही थीम रखा गया था। 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 की थीम था अंडर डिस्ट्रक्शन, जो वैश्विक व्यवस्था का पुनर्गठन, युद्ध, भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर केंद्रित थी। इसका आंसर डी हो जाएगा।
सेवा तीर्थ के उद्घाटन में जारी स्मारक सिक्के का मूल्य वर्ग क्या था, ये तो अभी हमने। इसलिए से इस पर नए सवाल पर आते हैं कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना किसने और कब की थी। तो ये सवाल है छोटा सा, और इसमें हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वो भी भाग लेने गए थे यहाँ पर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में, इसलिए यह चर्चा में रहा। और इस साल दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता हैं सब आए थे इसमें भाग लेने के लिए। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। 33 का आंसर हो जाएगा इवाल्ड हेनरिच वॉन क्लिस्ट, इनका नाम है। 1963 में इसको शुरू किया गया था और इस बार का 62वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। वो नाजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। शुरुआत में इस सम्मेलन को इंटरनेशनल, ये जर्मन भाषा में शब्द लिखा हुआ है इसलिए इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स सा है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1963 में इसको शुरू किया गया था। इसलिए हमने इसको पढ़ा था क्योंकि उस समय फरवरी में दुनिया के जितने बड़े वर्ल्ड लीडर हैं सब इसमें हिस्सा लेने के लिए आए थे और हमारे विदेश मंत्री महोदय भी गए थे, इसलिए हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। एनजीटी ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत और क्षेत्रफल कितना है। हमारे भारत के मेनलैंड के दोनों तरफ हमारे द्वीप समूह हैं जो हमारी रक्षा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरफ है लक्षद्वीप जो कोरल रीफ से बना हुआ है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। इस तरफ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यह हिमालय का विस्तार है। बिल्कुल सही सुन रहे, हिमालय का अराकान योमा जो श्रेणी है वही जल में डूब करके यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अगर बंगाल की खाड़ी के पानी को सारा मोटर लगा करके हम लोग निकाल दें तो फिर वहाँ पर आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी और उसी पहाड़ियाँ यह आइलैंड है जिसको कहा जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो निकोबार आइलैंड पर हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। हम निकोबार को दरअसल में सिंगापुर और कोलंबो, इस तरह की हम दुबई जैसी सिटी बनाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल हब हो, रक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए सही हो। इसी को लेकर कितना पैसा खर्चा किया जाएगा और कितने बड़े एरिया में इसको बनाया जाएगा। पर्यावरण मंजूरी भी मिल गया है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर पर्यावरण को यहाँ पर नुकसान पहुँचेगा, इसलिए इसको लेकर के मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 81,000 करोड़ और 166 वर्ग मील के एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है। इसे भी याद रखिएगा, जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप शामिल है। यानी पूरा शहर ही हम लोग बसा रहे हैं निकोबार आइलैंड पर। आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमने उसको एक तरीके से भूल ही गए थे। अगर हमने उसका रणनीतिक लाभ उठाया होता न बंधुओं तो सिंगापुर जैसा शहर कभी बन नहीं पाता क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी थी। अगर हमने लक्षद्वीप को सही से उपयोग किया होता ना तो दुबई जैसा शहर कभी बन नहीं पाता क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेटजिक लोकेशन और सब कुछ था, क्षमता भी था, संसाधन भी था, लेकिन हमने उसे छोड़ रखा था। पता नहीं क्यों छोड़ रखा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। TCS और AMD ये कंपनी है, चिप बनाती है। TCS तो जानते ही हैं। साझेदारी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, तो 200 मेगावाट क्षमता का AI डेटा सेंटर बनाना, 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाना, भारत में चिप निर्माण कारखाना स्थापित करना, पूरे भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 200 मेगावाट क्षमता का AI डेटा सेंटर बनाने का ब्लूप्रिंट इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के बोला है कि हम भारत में बनाने जा रहे हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या क्या होंगे, किन किन चीज़ों की ओर हम लोग इनोवेशन ईयर में ध्यान देंगे। 2026 भारत फ्रांस के बीच में इनोवेशन ईयर है, इसे भी ध्यान में रखें। केवल रक्षा और सैन्य अभ्यास, केवल पर्यटन और संस्कृति, AI, क्रिटिकल मिनरल्स, एरोस्पेस, स्टार्टअप, रिसर्च इत्यादि, केवल कृषि सहयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग इनोवेशन ईयर में किन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। AI, क्रिटिकल मिनरल्स, एरोस्पेस एंड स्टार्टअप, रिसर्च इत्यादि पर हम लोग ध्यान देंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडिया AI मिशन का कुल स्वीकृत बजट और अवधि क्या है। आ गया AI मिशन का सवाल, इसका अवधि पूछा जा रहा है और कुल स्वीकृत बजट आपसे पूछा जा रहा है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10,372 करोड़ रुपए है और 5 वर्ष 2024 से 2029 तक के लिए इंडिया AI मिशन को डिजाइन किया गया है। जरूर याद रखें, इस महत्वाकांक्षी मिशन का बजट 10,372 करोड़ है और 5 वर्षों की उपलब्धि के 5 वर्षों की अवधि के लिए इसको लागू किया जा रहा है। इंडिया AI मिशन 2.0 की घोषणा के अनुसार भारत की GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्षमता
वर्तमान में 38,000 से बढ़ा करके कितनी की जाएगी? भारत की जीपीयू की जो क्षमता है उसको बढ़ा करके कितना किया जाएगा, यह पूछा जा रहा है। वर्तमान में 38,000 जीपीयू है। 2.0 मिशन हम शुरू कर, अब इंडिया एआई मिशन का हमने जल्दी ही शुरू कर लिया इसको, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि दुनिया बहुत तेज़ी से एआई में बदल रही है। उस तुलना में हमारा मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात 58,000 जीपीयू तक हम ले जाएंगे। इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभ में से फ्यूचर स्किल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके 7 स्तंभ बनाए गए हैं, उसमें से फ्यूचर स्किल्स का जो स्तंभ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाखों लोगों को एआई, डेटा और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देना। ये हमने इसके 7 जो हमारे अलग अलग पिलर्स है उसमें से मुख्य पिलर जो एक है फ्यूचर स्किल्स को डेवलप करना, उसमें हम लोग इस पर ध्यान देंगे। वैसे 7 पिलर कौन कौन से हैं? तो पहला है बंधुओं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंडिया एआई कंप्यूटर कैपेसिटी। सेकेंड कौन सा है? इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर। इनोवेशन है सेकेंड। पहला है कंप्यूटेशन, जिसमें जीपीयू बढ़ाएंगे हम लोग। दूसरा है इनोवेशन। तीसरा है एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म को बनाना, जिसको एआई कोष कहा जाता है। एआई कोष बनाना हमें। चौथा क्या है? एआई के लिए डेटा जो चाहिए ट्रेंड के लिए, वो तीसरा हमने रखा हुआ है। चौथा है इंडिया एआई एप्लीकेशन, यानी कि एआई बेस्ड ऐप और एप्लीकेशन का बढ़ावा देना हर सेक्टर में, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में। एग्रीकल्चर के लिए एक उदाहरण मैं दे दूं तो भारत विस्तार जो है वो एआई का एग्रीकल्चर में उपयोग के लिए सरकार का एक प्लेटफॉर्म है। पांचवा है वही जो फ्यूचर स्किल की हमने बात की। छठा है स्टार्टअप को प्रमोट करना। और सातवां है एआई सेफ्टी को एश्योर्ड करना। तो यही 7 पिलर्स हैं, इनको अवश्य ध्यान में रखें। इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 पिलर के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और कृपया सरप्राइज ना हो, मैंने कराया भी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये वर्तमान एआई के पिताजी होंगे। को नैरो एआई जैसे चैट जीपीटी से क्या अलग करता है? एजीआई वर्तमान में जो भी आप एआई उपयोग करते हैं ना, वो सब इसके सामने कुछ नहीं होगा। बोला तो आपको मैंने, पिताजी होंगे इनके, इतना ज़्यादा एडवांस होगा एजीआई। एजीआई किसी भी बौद्धिक कार्य को मानव की तरह समझ और सीख कर कर सकता है। एजीआई सिर्फ एक विशिष्ट काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एजीआई केवल चित्र और वीडियो बना सकता है। एजीआई का उपयोग केवल सैन्य और रक्षा में होता है। एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वर्तमान का एआई जो है वो तो कुछ नहीं है, नथिंग। आप उसको बोलते हो ये कर दो तो वो करके दे देता है। जनरल इंटेलिजेंस जो होता है, आप और हमारे पास जो इंटेलिजेंस है उसको जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे साइकिल पर पहली बार चढ़े होंगे आप, दूसरी बार चढ़े होंगे, तीसरी बार में सीख गए होंगे, तो ये कैसे सीखा आपने और आज तक नहीं भूले होंगे, एक बार सीख लिया होगा तो। जैसे स्विमिंग है, पहली बार पानी में गए होंगे डर लगा होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में सीख गए होंगे। तो ये इसी को कहा जाता है जनरल इंटेलिजेंस। रोज़मर्रा के काम को करने के लिए जिस बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हैं वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। तो वो एआई अगर सीख जाए तब तो हम और आप बैठ करके घर में लूडो खेलेंगे। एजीआई इसका आंसर हो जाएगा ए। एजीआई किसी भी बौद्धिक कार्य को मानव की तरह समझ, सीख और कर सकता है। इसी को कहा जाता है कौन सा एआई? तो जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वर्तमान एआई के पिताजी होंगे ये, और इस पर डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। वर्तमान जो हम लोग एआई यूज करते हैं इसको नैरो एआई कहा जाता है। जो चीज़ सिखा दिया वही करेगा, ठीक है। वर्ष 2027 में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। 18 फरवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाया पारमेलिन, इनका नाम है, 18 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से घोषणा की कि 2027 का प्रतिष्ठित एआई इम्पैक्ट समिट जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा स्विट्जरलैंड 2028 समिट के लिए यूएई के साथ भी साझेदारी करेगा। तो 2028 में यूएई में आयोजित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसरो ने रबी फसल गेहूं कटाई के मौसम के लिए कौन सी नई तकनीक तैयार की है? और यह चर्चा में था, न्यूज़पेपर में हमने कवर किया था। नई उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, सैटेलाइट आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, पराली जनाई की निगरानी के लिए बेहतर फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम,
फसल उत्पादन अनुमान लगाने का सिस्टम, क्रॉप एस्टिमेशन लगाने का सिस्टम डेवलप किया है इसरो ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। पराली अगर जलाएंगे तो फायर डिटेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन किया इसरो ने, जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके, फायर को डिटेक्ट किया जा सके और उस एरिया में फिर उसे रोका जा सके। 26 फरवरी 2026 को तेलंगाना पुलिस के सामने सीपीआई माओवादी के किस वरिष्ठ नेता ने सरेंडर किया था, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था? सीताराम, गणपति, अनुराधा गांधी, थिपरी तिरुपति उर्फ देवूजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवूजी ने किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, देवूजी ने किया था। और 2026 के 31 मार्च तक का हमने डेडलाइन रखा था माओवाद को ख़त्म करने का, और ऑलमोस्ट हमने निपटा दिया है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवाद का गठन किस वर्ष और किन दो बड़े गुटों के विलय से हुआ था? सीपीआई एम की बात की जा रही है। तो इसका जो विलय हुआ था ना, दो गुट मिलकर के बने थे 2004 में, पीपुल्स वॉर ग्रुप पीडब्ल्यूजी और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी, इन दोनों ने विलय किया और इन दोनों ने विलय करके सबसे घातक संगठन बनाया जिसको कहा था सीपीआई एम। यह बैंड संगठन है भारत में, और इसी के कारण आपने माओवाद नक्सलवाद को 2004 के बाद और बड़े स्तर पर उभरते देखा होगा। फिलहाल में इनको ख़त्म कर दिया गया। 50 का आंसर हो जाएगा ए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत वामपंथी उग्रवाद के सबसे बड़े संगठन सीपीआई माओवाद का गठन 2004 में हुआ। यह गठन दो प्रमुख उग्रवादी गुट आंध्र प्रदेश आधारित पीपुल्स वॉर ग्रुप और बिहार झारखंड आधारित माओइस्ट कम्युनिस्ट एमसीसी 1975 में गठित के महाविलय के परिणाम स्वरूप सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद का गठन हुआ था, जो बाई वेपन जो है हथियारों के थ्रू भारत में क्रांति लाने का सपना देख रहे थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के बारे में निम्न में से क्या सही है? यह 10,000 करोड़ की लागत बना है। यह 2020 में पूरी तरह से चालू हो गया था। यह भारत की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा है। 22 फरवरी 2026 को उद्घाटन हुआ। 82 किलोमीटर लंबा है। 30,000 करोड़ का भारत का पहला आरआरटीएस है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 22 फरवरी 2026 को उद्घाटन मोदी जी ने किया। 82 किलोमीटर लंबा है, दूसरा पीटी फैक्ट। 30,000 करोड़ की लागत से बना है, तीसरा पीटी फैक्ट। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। मोदी जी ने किया, ये भी याद रखिएगा, कितनी बार पूछ लेता है। भारत की पहली समग्र आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? मैंने करंट अफेयर रिवीजन वीडियो 71 बीपीएससी मेंस के लिए जो पढ़ाया, इसको 72 बीपीएससी के लिए भी देख सकते हैं। करंट अफेयर का रिवीजन होता है, लेक्चर होता है, तो इसे प्रहार नीति मैंने पढ़ाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने इसको जारी किया? 52 का आंसर हो जाएगा बी, गृह मंत्रालय ने इसको जारी किया। जीरो टॉलरेंस पर आधारित है यह। इसके 7 पैरामीटर है: प्रहार, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेटिंग कैपेसिटी, ह्यूमन राइट्स, एट्यूनेटिंग कंडीशंस और अलाइनिंग एफर्ट और रिकवरी। यही रखा गया है। इसका 7 पिलर्स है। 7 पिलर्स भी आपको याद रखना चाहिए। ये 7 पिलर्स के बारे में पूछा जा सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका यही नाम है, इसीलिए ये दिया गया प्रहार में। कोई ऐसा नहीं है कि इसका अंग्रेजी नाम मैंने दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रहार का फुल फॉर्म यही है। प्रहार जो है ना, यह 7 शब्द है, PRAHAAR, और इसका फुल फॉर्म जो है वो यही है, और यही इसके 7 पिलर्स भी हैं। आज़ादी के बाद पहली बार, ये सवाल नहीं, आज़ादी के बाद पहली बार आतंकवाद विरोधी हमने नीति जारी किया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रहार नीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में किसकी मूर्ति का अनावरण किया और वह किसकी जगह लगाई गई है? किसकी मूर्ति थी और वह किसकी मूर्ति को हटाकर लगाया गया? सुभाष चंद्र बोस की जगह, नेहरू की जगह पर सुभाष बोस की मूर्ति, सी राजगोपालाचारी जी, राजा जी की मूर्ति एडविन लुटियंस की जगह पर, BR अम्बेडकर की मूर्ति माउंटबेटन की जगह पर, सरदार पटेल की मूर्ति लॉर्ड कर्जन की जगह पर। तो राष्ट्रपति भवन में किसकी मूर्ति हटा करके किसकी मूर्ति लगाई गई है? तो सी राजगोपालाचारी राजा जी की मूर्ति लगाई गई है एडविन लुटियंस की जगह पर। लुटियन की मूर्ति को हटा करके राजा जी की हमने मूर्ति लगाई। राजा जी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे आफ्टर माउंटबेटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है और इसके लिए संसद में कौन सा विधेयक लाया जाएगा? तो केरल का नाम केरलम किया जाएगा और इसके लिए विधेयक जो लाया जाए उसका नाम है केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026, उसका नाम दिया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का विशेष अधिकार प्राप्त है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है? बिहार का नाम बदल करके मगध कर सकता है, बंगाल का नाम, पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके बंगाल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा सी। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह विशेष अधिकार देता है, वो किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकता है, उसकी सीमाएं बदल सकता है, उसका नाम बदल सकता है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद से ही संसद में पेश किया जाता है और इसको केवल और केवल बहुमत चाहिए, यानी कि 50% + 1 का बहुमत चाहिए। 50 + 1 का बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत जिसे कहा जाता है। इतिहास में केरल नाम का सबसे पहला पुरालेखीय प्रमाण केरल पुत्र के रूप में कहाँ पर मिलता है? अब बताइए इसका उत्तर। Where is the earliest epigraphic evidence of the name Kerala found as केरल पुत्र? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में, अशोक के द्वितीय प्रमुख शिलालेख में, राजराज चोल के तंजौर शिलालेख में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक के द्वितीय प्रमुख शिलालेख में इसके बारे में वर्णन मिलता है 257 ईसा पूर्व में, जिसमें केरल के जगह पर केरल पुत्र नाम से मिलता है। चेर राजवंशों का यहाँ पर शासन था। इसे भी आप याद रख सकते हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। भाषाई आधार पर आधुनिक केरल राज्य का गठन कब हुआ? ऐक्य केरल आंदोलन किस दशक में जोरों पर था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर जो है वो आपको निकालना चाहिए। ये सब सवाल पूछ सकता है। केरल का नाम बदला गया है, कब आपने लास्ट टाइम सुना था किसी राज्य का नाम बदला गया है? तो इसलिए ये सब चीज़ें काफ़ी लंबे समय बाद होता है, इसलिए इसको याद रखा कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। 1920 के दशक में ऐक्य केरल आंदोलन चर्चा में था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसे केरल पिरावी दिवस कहते हैं। ऐक्य केरल आंदोलन 1920 के दशक में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य मलयालम भाषी क्षेत्र मालाबार, कोच्चि, त्रावणकोर को एक करना था। ये सब अलग अलग रियासत हुआ करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। हाल ही में भारत और इजराइल ने अपने द्विपक्षीय संबंध को किस नई उन्नत साझेदारी का दर्जा दिया है? तो भारत के प्रधानमंत्री जी की इजराइल यात्रा हुई थी, उसके ठीक एक दिन बाद इजराइल ईरान US वॉर शुरू हो गया। इसलिए सवाल पूछा है आपसे मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा है कि हम स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, ये स्तर का हमने अपने संबंधों को नाम दिया है, जिसका मतलब है शांति, नवाचार, समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया है। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इसे केवल रणनीतिक साझेदारी का नाम मिला था, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। अब हमने दिया स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। नई भारत इजराइल क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र शामिल हैं? AI, क्वांटम तकनीक, क्रिटिकल मिनरल्स, केवल रक्षा, गोला बारूद का निर्माण, पर्यटन, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, केवल अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा AI, क्वांटम तकनीक और क्रिटिकल मिनरल शामिल है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक एलिमिनेशन का आपको तकनीक बताता हूँ मैं। केवल शब्द जहाँ भी रहे, केवल शब्द जहाँ भी रहे उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वह जो है जनरली वो गलत होता है, ऑप्शन गलत होता है। ओके, तो आज के वीडियो हमने 60 MCQ का प्रैक्टिस किया है। इसके आने वाले वीडियोज़ में हम लोग अभी देख रहे हैं 106 पेज तक हम लोग पहुँचे हैं, 320 तक है। इसमें 200 से ज़्यादा सवाल हैं, सारे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा ताकि कहीं पर भी और आपको करंट अफेयर के लिए जाना ना पड़े, बशर्ते कि आप इसका रिवीजन भी करें। तो ये PDF पेड PDF ग्रुप में मिलते हैं, आप जुड़ सकते हैं 199 का पे करके मंथली, या फिर 6 मंथ या 1 ईयर का भी ले सकते हैं। बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।